हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 12 और 13 मई के 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मातृ दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 10 मई। मदर डे अर्थात मदर्स डे या मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को मनाया गया। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं की श्रम साध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, ताकि समाज में माताओं के प्रभाव को बढ़ाया जा सके और बच्चों एवं माँ के बीच संबंध को और घनिष्ठ बनाया जा सके। हर माँ जीवन भर एक रक्षक के नाते अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करती है। माँ हमेशा ही अपने बच्चों की कोई ना कोई अहम भूमिका निभाती रहती है, जिसमें वह कभी अच्छी दोस्त बन जाती है तो कभी एक शिक्षिका जो हर परिस्थिति में उन्हें सपोर्ट करती है। अब मातृ दिवस का इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहली बार 1908 में मातृ दिवस मनाया गया था, जब एना जर्विस ने अपनी मां को सम्मानित करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन के सेंट एंड्रयूज मेथोडिस्ट चर्च में अपनी मां के लिए एक स्मारक रखा था। 1905 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मातृ दिवस को एक मान्यता प्राप्त अवकाश बनाने के लिए अभियान शुरू हुआ। यह वर्ष था जब उनकी मां एन्ना जर्विस की मृत्यु हो गई। एन्ना जर्विस एक शांति कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दोनों ओर घायल सैनिकों को देखभाल की। साल 1914 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने माताओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मई में दूसरे रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक अवकाश घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, इतिहासकार। दोस्तों ये है हरिशंकर वासुदेवन, इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया। जाने जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर एक किए उनके काम के लिए जाना जाता था। वासुदेवन 2 पुस्तकों शैडो ऑफ सबस्टेंस, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन 2010 और फुटस्टेप्स ऑफ अफनासी निकितिन ट्रेवल थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया इन द ईयरली 21 सेंचुरी 2015 के लेखक थे। वह प्रतिष्ठित विद्वान, कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास और चीनी विभाग के यूजीसी एमेरिटस प्रोफेसर होने के साथ साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के पूर्व निदेशक थे। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 11 मई। हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होता है। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस का इतिहास क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए एक शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। शक्ति को पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरा परीक्षण, जिसे पोखरण सेकंड नाम दिया गया था, जो मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत द्वारा किए गए परमाणु बम विस्फोट की 5 परीक्षणों की श्रृंखला में से एक था। इस ऑपरेशन का संचालन पूर्व राष्ट्रपति और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर APP अब्दुल कलाम ने किया था। इन सभी परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिकी और जापान सहित कई अन्य प्रमुख देशों द्वारा
भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके अलावा भारत एक सफल परीक्षण करने के बाद परमाणु संपन्न देशों में शामिल हो गया तथा परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मिशन सागर। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह अभियान रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नज़दीकी समन्वय के साथ प्रगति पर है। अब नौसेना की बात हुई है तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गिरिराज सिंह। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। इस चैलेंज में हिस्सा के लिए स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक आवेदन करना था। इस पुरस्कार की शुरुआत डेयरी विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधानों की तलाश के लिए की गई थी। अब यह पुरस्कार किन किन को दिया गया इसके बारे में जानते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के क्षेत्र में कृषक मित्र एग्रो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को दिया गया। एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन के क्षेत्र में व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज LLP मुंबई को दिया गया। प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी के क्षेत्र में इमरटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को दिया गया। ई कॉमर्स सोल्यूशन के क्षेत्र में मूफार्म गुरुग्राम हरियाणा को दिया गया। ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन के क्षेत्र में एडिस टेक्नोलॉजीज बेलगावी कर्नाटका को दिया गया। अब केंद्रीय पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन के राज्य मंत्री कौन है? तो संजीव कुमार बाल्यान। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1, 2021। दोस्तों ये हैं नरेंद्र बत्रा जी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है। बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, अब वे कार्यकाल बढ़ा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड EB ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला किया है, जिसे शुरू में 28 अक्टूबर 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 2021 तक नियोजित किया गया था। FIH की बात हुई है तो FIH का मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड है। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को है। FIH के CEO कौन है? थियरी वील। अगला क्वेश्चन है, किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1 और 2 अर्थात WHO और UN ने मिलकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र UN की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये स्मारक डाक टिकट WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो वाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह डाक टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की एक पहचान है और एक साथ काम करने वालों लाखों लोगों को सम्मानित करने का कार्य करता है। टेड्रोस एडनोन
ने इस स्मारक टिकट के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल के एक शीर्ष अधिकारी अतुल खरे का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से स्मारक टिकट जारी हो पाया है। भारत में जन्मे खरे वर्तमान में ऑपरेशनल सपोर्ट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी जनरल के साथ कार्यरत हैं, जिसके अंतर्गत यूएन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। अब डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनीवा, स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉन। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन भारत बायोटेक। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित आईसीवीआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेटेड किए कोविड-19 मरीजों में से एक अलग किए गए वायरस स्ट्रेट को उपयोग करके विकसित किया जाएगा। आईसीएमआर ने 11 वायरस स्ट्रेट में से एक वायरस को साझा किया, जो भारत बायोटेक के साथ पारंपरिक में कामयाब रहा है। एक बयान में कहा गया कि वायरस स्ट्रेन को एनआईवी से सफलतापूर्वक बीबीआईएल भेज दिया गया है। साथ ही 2 साझेदारों के बीच टीके के विकास पर काम शुरू हो चुका है। आईसीएमआर एनआईवी टीके के विकास के लिए बीबीआईएल को निरंतर सहायता प्रदान करेगा। अब आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? तो बलराम भार्गव हैं। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब राज्य और बहुराज्यों के सहकारी बैंकों पर भी सारफेसी लागू होगा। सारफेसी में आर का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रिकंस्ट्रक्शन। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तक अधिनियम 2002 के प्रावधान अब राज्य और बहु राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। क्या है सारफेसी? इसके बारे में जानते हैं। सारफेसी एक्ट सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यानी वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम है। इस अधिनियम का इस्तेमाल बैंक बैड लोन विशेष रूप से गैर निष्पादित अस्थियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं। यह अधिनियम अस्थियों के पुनर्निर्माण के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करता है। यह अधिनियम न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों के सुरक्षा हितों को भी लागू करता है। यह अधिनियम भारत में वित्तीय संस्थानों को किसी ऋण की वसूली के लिए अचल संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन, किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा, और जो समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। अब भारतीय स्टेट बैंक की बात हुई तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। मुख्यालय मुंबई स्थापित 1 जुलाई 1955 को है। अगला क्वेश्चन, किस मोटर वाहन कंपनी ने ऑनलाइन नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 महिंद्रा एंड महिंद्रा। भारत की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने एंड टू एंड ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के बारे में जानते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्लेटफॉर्म
ऑनलाइन को अपने ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी का चयन में पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। कंपनी इस ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान के माध्यम से अपने ग्राहक को फाइनेंस, बीमा, विनिमय, एक्सेसरीज और महिंद्रा वाहन की खरीद करने में सक्षम बनाती है। बाहर इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी ग्राहक बिना अपने घरों से बाहर निकले केवल चंद क्लिकों में 4 सरल चरणों से किसी भी महिंद्रा वाहन का मालिक बन सकता है। कंपनी के पैन इंडिया नेटवर्क को बैंक एंड तकनीकी और प्रक्रिया को एकजुट करके इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन है? तो पवन गोयनका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 12 मई। इंटरनेशनल नर्सेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है, जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस अपनी आधिकारिक वेबसाइट INCNCH पर नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ को वर्ष 2020 के लिए अपनी थीम प्रकाशित की है। इसका थीम क्या है? तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, जो कोविड-19 महामारी से संबंधित है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो इसके बारे में जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रीमियन युद्ध के दौरान तुर्की में नर्सिंग, ब्रिटिश और संबद्ध सैनिकों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था। वह नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक बनाने के लिए लंदन सेंट थॉमस अस्पताल में 1860 में खोला गया नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना के लिए जानी जाती थी। वह ऑर्डर ऑफ मेरिट पाने वाली पहली महिला थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स की स्थापना कब हुई? तो 1899 में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के अध्यक्ष कौन है? तो एनेट कैनेडी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती पर एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, इजराइल। इजराइल ने 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया। टैगोर, जिन्होंने अपनी कविताएं, उपन्यास, कहानियां और नाटक बंगाली में लिखे थे और वे 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कवि हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम। इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की मुद्रा इजरायली न्यूशेकेल। किसने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नामक स्वचालित व संपर्क रहित कैबिनेट विकसित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, DRDO ने। हैदराबाद स्थित DRDO की प्रमुख लैब रिसर्च इमारत ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नामक एक स्वचालित व संपर्क रहित कैबिनेट विकसित की है। इसे मोबाइल फोन, आईपॉड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRUVS कैबिनेट का संपर्क रहित संचालन किया जाएगा, जो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेंसर स्विच तथा दराज को खोलने और बंद करने की सुविधा इसके संचालन को स्वचालित और संपर्क रहित बनाती है। यह कैबिनेट के अंदर रखी गई वस्तुओं को UVC का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। इसकी एक बार जब सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यह सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है, इसलिए ऑपरेटर को इस डिवाइस के पास इंतजार करने या खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी हैं। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा किसने विकसित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, NIV पुणे ने। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित कर दिया है। यह एंटीबॉडी टेस्ट किट
संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में मदद करने वाला कोविड-19 का मुकाबला करने में भी मददगार साबित होगी। इसके अलावा आईसीएमआर ने एलिसा टेस्टिंग किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए जीडस कैडिला के साथ एक करार भी किया है। एलिसा के बारे में जानते हैं तो एलिसा भारत में तैयार की गई पहली स्वदेशी एंटीबॉडी परीक्षण किट है, जिसे हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। यह पहली एंटी सार्स कोविड-2 मानव आईजीजी टेस्टिंग किट है, जिसे कोविड-19 की एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। इसमें एक रक्त परीक्षण किया जाता है, जिससे रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हुआ था अथवा नहीं। इसलिए इसे टेस्टिंग किट को कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजा रंगप्पा का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 राजनेता। दोस्तों ये है राजा रंगप्पा, इनका यह भी हाल ही में निधन हो गया। पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया। वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने संसद में कर्नाटक राज्य की रायचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इंदुशेखर चतुर्वेदी। इंदुशेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंदुशेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो झारखंड कैडर से हैं। इससे पहले वह झारखंड सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 रमेश पोखरियाल। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया। यह हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। हेल्पलाइन सेवा भरोसा के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों की चिंताओं को संबोधित किया जाएगा। इस अनावरण कार्यक्रम के दौरान एचआरडी मंत्री छात्र समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए देश भर के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में भी भरोसा पहल को अपनाने का आग्रह किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन, किसने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु विकसित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 CSIR-NAL ने। बेंगलुरु स्थित CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेसिव BIPAP वेंटिलेटर स्वास्थ्य वायु विकसित किया गया है। गैर इन्वेसिव की अनूठी विशेषता वाला यह स्वास्थ्य वायु BIPAP वेंटिलेटर वायरस फैलने के खतरे को कम करने में मदद करेगा। इस वेंटिलेटर को बिना किसी विशेष नर्सिंग संचालन के साथ साथ बहुत सरल, लागत प्रभावी, कॉम्पैक्ट और अधिकांश स्वदेशी उपकरणों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंध को अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को लॉन्च किया गया है। गुजरात के गांधीनगर स्थित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में BSE के इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में INR वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को लॉन्च किया गया है।
INR USD अनुबंध GIFT IFSC में एक्सचेंजों में लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि पहले करीबन एक दशक में भारत से संबंधित वित्तीय सेवाओं की अच्छी खासी बाजार हिस्सेदारी अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के खाते में चली गई है। गिफ्ट IFSC में एक्सचेंजों से कारोबार या हिस्सेदारी को भारत में लाना देश के लिए आर्थिक गतिविधियों और रोजगारों में वृद्धि की दृष्टि से स्पष्ट तौर पर फायदेमंद है। यह ट्रेडिंग IFSC में के माध्यम से भारत में और भी अधिक वैश्विक भागीदारी लाएगी एवं भारत के IFSC को विश्व स्तर पर जोड़ेगी, क्योंकि यह गिफ्ट IFSC से सभी वैश्विक प्रतियोगियों के लिए समस्त क्षेत्रों में 22 घंटे उपलब्ध होगा। अब केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के राज्य मंत्री कौन है? तो प्रताप चंद्र सारंगी। अगला क्वेश्चन, चैंपियन नामक नए पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ऊर्जा मंत्रालय। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा चैंपियन नामक एक नए पोर्टल शुभारंभ किया गया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। चैंपियन का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, यानी आधुनिक तकनीकी के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप इस पोर्टल को चैंपियन नाम दिया गया है। इस पोर्टल पर MSME मंत्रालय ने जुड़ी समस्त जानकारियां एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। चैंपियन पोर्टल के बारे में जानते हैं। तो चैंपियन पोर्टल को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे ICT टूल्स द्वारा सक्षम बनाने और जिसका उद्देश्य भारतीय MSE को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। इसके अलावा इस पोर्टल का उद्देश्य विभिन्न इकाइयों की शिकायतों को हल करना, उन्हें प्रोत्साहित, सहयोग और मदद करके उन्हें छोटी इकाइयों से बड़ा बनाना। इस पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के साथ भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ सीधे जोड़ा गया है। पोर्टल के एक हिस्से के रूप में सूचना प्रणाली के कंट्रोल रूम का एक नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल में बनाया गया है, जो नई दिल्ली में MSME सचिव के कार्यकाल में स्थित है, जबकि राज्यों के मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को इससे जोड़ा गया है। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसके हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।